इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ फ्रॉम इंडिया। इस लेक्चर सीरीज़ को साथियों कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो चलिए इनके बारे में खास कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके जीवन से संबंधित पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात में होता है 1875 में। पेशे से बहुत बड़े बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे और फ्रीडम स्ट्रगल में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई कैसे ही भूल सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब हम बात करते हैं या फिर ये जो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू किया है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ फ्रॉम इंडिया, तो साथियों एक चीज़ आपने याद रखना है, जब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे तो हम एंशेंट मिडिवल और मॉडर्न सभी फेजेस में से जितने भी महत्वपूर्ण इंडिया के लोग हुए हैं उन सभी को हमने डिस्कस करना है। ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि सभी के बारे में हमें एग्जैक्ट बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ मालूम हो। पढ़ेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल होगा ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ फ्रॉम इंडिया। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जो भी हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो उनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना था उसको कम से कम हम जरूर याद रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथियों जब कभी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, किसी बड़े बुजुर्ग लोग से अगर आपकी बात हो रही है, क्लास में अगर चर्चा चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम आपके पास क्रक्स तो होना चाहिए कि हाँ अगर इस पर्सनालिटी की बात हो रही है तो आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। जैसे आपके क्लास टीचर ने आपसे पूछ लिया क्लास में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको क्या पता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह को लीड किया था, बरदौली सत्याग्रह को लीड किया था, बोरसद सत्याग्रह को लीड किया था। इनको हम याद रखते हैं एज ए यूनिफायर ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 602 प्रिंसली स्टेट थे एज पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। उनको यूनाइट करना बड़ा मुश्किल था लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। तो इंडिया को यूनिफाइड करना और इन सत्याग्रह को लीड करना ये इनके जीवन का एक क्रक्स है, ये महत्वपूर्ण घटना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये अप्रोच हम लेके चलेंगे। तो चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब हम बात करते हैं साथियों तो इनका जन्म 1875 में कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। पेशे से एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लॉयर थे और जिन महत्वपूर्ण सत्याग्रह को इन्होंने लीड किया तो वो कौन से सत्याग्रह थे? खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह और बोरसद सत्याग्रह। यहाँ से ना डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जी जब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, बारदौली सत्याग्रह की, बोरसद सत्याग्रह की, तो इन तीनों सत्याग्रह में एक जो कॉमन लीडर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप पूछेंगे कि ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है, बारदौली और बोरसद सत्याग्रह क्या है, तो इसको मैं एक एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। इसको अलग से हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है, महात्मा गांधी के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जो पहले 3 सत्याग्रह थे महात्मा गांधी के, उसमें से तीसरे नंबर का जो सत्याग्रह था ये खेड़ा सत्याग्रह ही था। खेड़ा सत्याग्रह की साथियों जब हम बात करते हैं तो खेड़ा गुजरात का एक इलाका है जहाँ पे ड्राउट के चलते फसल हो ही नहीं पाई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग प्रदर्शन करेंगे और यही खेड़ा सत्याग्रह था। बारदौली सत्याग्रह की जब साथियों बात करते हैं तो ये अगेन एक एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट था। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे फ्लड आया हुआ था और फ्लड के चलते खेती हुई नहीं, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया? टैक्स रेट को बढ़ा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये बारदौली सत्याग्रह था। किसने लीड किया? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। बोरसद सत्याग्रह की साथियों जब हम बात करते हैं तो ये एक डकैती टैक्स था। अब आप सोचेंगे डकैती टैक्स, ये कैसा टैक्स हुआ? तो उस समय बोरसद, अगेन हम बात कर रहे हैं गुजरात की, तो इस एरिया में क्या था कि दो बड़े पॉपुलर डकैत वहाँ पे रहते थे। एक का नाम था बाबर और दूसरे का नाम था अली। अब इन दोनों से बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चालू कर दिया और बदले में बोला कि पुलिस प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बाद में हुआ क्या कि डकैती तो बंद हो गई, लेकिन ये जो पैसा था ये लेना ख़त्म नहीं किया इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। तो ये जो सत्याग्रह था बोरसद में, ये डकैती से निकला हुआ एक आप कह लीजिए प्रोटेस्ट था। ठीक है, हमने बस इतना याद रखना है कि जब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, बारदौली सत्याग्रह की, बोरसद सत्याग्रह की, तो इसमें से एक जो कॉमन नाम है वो कौन सा नाम है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम है। साथियों जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो जब सॉल्ट सत्याग्रह का टाइम आता है तो सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे भी इनको अरेस्ट किया गया था। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कोई एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ हो इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में और ये पूछ रहे थे कि बताओ जी ये पर्सनालिटी से रिलेटेड था कि नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट सत्याग्रह में क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टिसिपेशन थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। यहाँ पे देखिए अरेस्ट किया गया उनको। और ये वाला इन्फॉर्मेशन अगली अगर अगर हम देखें तो देखिए जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ है, 1939 की बात कर रहे हैं,
और इंडिया चूँकि अभी अब आज़ाद हुआ नहीं है, अभी कॉलोनी है अंग्रेज़ों की, और एक बहुत बड़ी कॉलोनी, एक बहुत पावरफुल कॉलोनी। अगर इंडिया साथ ना दे अंग्रेज़ों का, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जो पोजीशन थी ये बहुत वीक हो जानी थी, और ये बात सच है बिल्कुल। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंडियन डेलीगेट से कंसल्ट किए बिना इंडिया को एक पार्टी कंसिडर कर लिया इस वॉर में, जो कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक बहुत बड़े कॉलोनी को अगर आप किसी वॉर में सीधे घसीट रहे हो, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ अगर कोई आप कंसल्टेशन भी नहीं कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है इसका प्रोटेस्ट तो होगा ही। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लेजिस्लेटर थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के थे चाहे प्रोविंशियल लेवल के थे, इन सभी ने अपना अपना समर्थन जो था ये वापस ले लिया, और इस फैसले का पटेल ने समर्थन किया था। बस यही लाइन है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, पता होना चाहिए हमें। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, क्या पार्टिसिपेट किया था इन्होंने? बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था, जेल में भी गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जब हम बात करते हैं, तो एक तो ये तीनों मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन तीनों मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें पता होना ही चाहिए कि क्यों हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद रखते हैं, कि देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय एज पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि लगभग 602 प्रिंसली स्टेट्स थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो लगभग 602 602 प्रिंसली स्टेट थे। और प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हुआ मोनार्की वाला एरिया। इंडिया के राजा जो थे वहाँ पे रूल किया करते थे। अब अंग्रेजी की कहावत आपने सुना होगा साथियों, पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मैन एब्सोल्यूटली। तो अब ये जो राजा लोग थे, सदियों से जो पावर में थे, अचानक से जब इंडिया आज़ाद होगा, इंडिया जब एक रिपब्लिकन सिस्टम बन जाएगा जो कि मोनार्की के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा प्रिंसली स्टेट्स के लिए ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करना, ऐसे यूनियन का पार्ट बनना। तो ये तो क्रेडिट जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को कि कैसे इन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ यूनाइट किया। और इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला कि ही इज़ बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया। या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि किस पर्सन ने बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था, या फिर ये जो टर्म है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। साथियों, वल्लभ भाई पटेल जी की मौत हो जाती है 1950 में ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। चलिए इसके अलावा और दूसरी इन्फॉर्मेशन पर नज़र डालते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि अगर इंडिया को आपने यूनाइट रखना है, इंडिया को डेवलप हमने करना है, यूनाइट रखना है, तो उसके लिए एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, बिल्कुल परफेक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास होना चाहिए। और इसी सिविल सर्विसेज के प्रमोशन के लिए जो इन्होंने काम किया, इसलिए इनको कई बार फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम की बात करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लोकप्रियता कितनी थी, अगर इसको समझना हो तो आप दो इवेंट्स इनके जीवन से संबंधित देख सकते हैं। 1946 का इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन हुआ था वो, और 1950 में अगेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ से हमें पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते थे। कैसे? 1946 में जब ये इलेक्शन हो रहा था, तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, एक तरफ है वल्लभ भाई पटेल और दूसरी तरफ है नेहरू। कांग्रेस की जो 15 प्रदेश कमेटी थी उसमें से 12 का मानना था कि पटेल को ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसा डिसाइड कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वल्लभ भाई पटेल ही यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे 1946 में। लेकिन गांधी का मानना था कि नेहरू बहुत बड़े लीडर हैं, और किसी भी सिचुएशन में जवाहरलाल नेहरू सेकंड पोजीशन जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते, और इन्होंने पटेल को बोला कि वो अपना नॉमिनेशन जो है उसको वापस ले ले, और पटेल ने ऐसा ही किया। 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में फिर से जब इलेक्शन होता है, तो पटेल समर्थन कर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन को, नेहरू समर्थन कर रहे थे जेबी कृपलानी को। जीत किसकी हुई लास्ट में? पुरुषोत्तम दास टंडन की। तो इन दोनों इवेंट से हमें पता चलता है कि उस समय पटेल की क्या लोकप्रियता रही होगी। पॉलिटिकल अगर हम अफिलिएशन की बात करें तो पटेल जो थे ये थोड़े राइट विंग के लीडर थे, और नेहरू की अगर हम बात करें तो ही वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट विंग। बहुत डिफरेंसेस होते हैं राइट और लेफ्ट विंग में, लेकिन अगर एक पॉइंट से इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि जो राइट विंग के लोग होते हैं इनमें जो राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्रवाद जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनके कंपैरिजन में जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं थोड़ा सा राष्ट्रवाद जो है इनमें कम होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जब हम कंपेयर करते हैं नेहरू और पटेल को, तो पॉलिटिकल अफिलिएशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है समझना।
क्या पटेल ने डिवीज़न ऑफ इंडिया को, पार्टीशन ऑफ इंडिया को कभी एक्सेप्ट किया था? तो बिल्कुल कर लिया था। जो सिचुएशन बन चुकी थी उस समय की, जितने दंगे फसाद हो रहे थे, लोग मर रहे थे, ऐसी सिचुएशन में पटेल ने भी बाद में ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो डिवीज़न है इंडिया का, ये होना चाहिए, इसके बिना इंडिया का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद में, पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है। यहाँ से क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है कि जब हम एंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एंटरिम गवर्नमेंट में सरदार पटेल जी को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? तो साथियों इनके पास दो पोर्टफोलियो थे, एक तो होम था और दूसरा इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आज़ाद भारत के ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया को इन्होंने सर्व किया था। ये भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साथियों इनका क्या रोल था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे मेजर कमेटीज़ थे उसमें से दो कमेटीज़ को ये लीड कर रहे थे। ये दो कमेटीज़ कौन सी थी? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट पेपर में। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया को ये लीड कर रहे थे। यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है साथियों, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से ये क्लियर है कि यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है दैट इज़ 31 अक्टूबर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल यूनिटी डे, या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम की है। फिर इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो इनकी कंट्रीब्यूशन को ही हम कंट्रीब्यूट करते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं साथियों, जो कि पूरे दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है। और जो इनका स्कल्प्टर है उनका नाम था राम, ये वांजी आएगा, राम वंजी सूत्र। दो कोट के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि वर्क इज़ वर्शिप, इसमें कोई शक नहीं है, वर्क इज़ वर्शिप बट लाफ्टर इज़ लाइफ। अब देखिए ये कितनी शानदार बात है कि देखिए जो भी प्रोफेशन में है आप, ठीक है, वो आप उसको आप अपने पूजा की तरह समझिए, पूरा अपने 100% डिवोशन मतलब कि लगाना है अपने काम में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लाफ्टर जो है ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर लाफ्टर नहीं है आपके जीवन में तो आपका जीवन जो है वो अधूरा है। और कहते थे कि मेरा जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर है, और कहीं ना कहीं ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया कैसे उस दौर में भी एक एग्रीकल्चर प्राइम देश हुआ करता था। तो साथियों इस क्लास में इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, कुछ रह गई इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि साथियों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपके एक इन्फॉर्मेशन से कई बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।